मैं एकदम सीधा बोलूंगा। मैं इंडिया खुद को मारने आया था और एक तरह से मेरी इच्छा पूरी भी हो गई। जिंदगी एकदम बेरंग और भारी सी हो गई थी, जैसे अनगिनत अदृश्य धागों से बुना हुआ कोई कैद खाना हो। पैसा, ऑफिस क्यूबिकल, खराब खाना, खराब नींद, मेरा दिमाग खराब हो गया था। कॉलेज छोड़े 2 साल हो चुके थे और मुझे अपना पूरा भविष्य सीधा सामने दिख रहा था, बिना किसी मोड़ के, बिना किसी आज़ादी के। मैं वीडियो गेम्स और टीवी देखकर बड़ा हुआ था और अब अचानक मुझसे उम्मीद की जा रही थी कि मैं एक मशीन जैसी जिंदगी में फिट हो जाऊं। इतनी सुबह उठना जितना मैंने पहले कभी नहीं किया था, 9 घंटे तक ऑफिस में बैठकर बोरियत से पागल होना, फिर घर आकर खाना, सोना और अगले दिन वही सब दोहराना। क्या यही जिंदगी थी? मैंने 1 साल और खुद को संभाल कर रखा, लेकिन फिर समझ आ गया कि अब ये मुझसे नहीं होगा। मैं किसी मशीन का पुर्जा बनकर नहीं रह सकता था। लेकिन ये दुनिया उन जवान लोगों के साथ नरमी नहीं बरतती जो सिस्टम को ठुकरा देते हैं। हर दिन काम पर जाते हुए मैं बेघर लोगों को देखता था और देखता था कि उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। मैं उस तरह खत्म नहीं होना चाहता था। वो तो अपने आप में एक धीमी मौत थी। मुझे हमेशा दूसरे देशों पर बने टीवी शो बहुत आकर्षित करते थे, तो मैंने अपना पसंदीदा देश चुना और अपने बैंक अकाउंट में बचे हुए सारे पैसे इंडिया के टिकट पर खर्च कर दिए। मैंने सोचा था वहां जाकर सब देख लूंगा, एक नई संस्कृति महसूस कर लूंगा, और फिर उसके बाद का कोई प्लान नहीं था। वैसे भी जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो इंसान लगभग मर ही जाता है। लेकिन इंडिया भी घर से ज्यादा अलग नहीं था। कॉफी शॉप्स, भीड़ भरी सड़कें, नौकरियां, वही कड़वी जिंदगी, बस खुशबू और स्वाद थोड़ा अलग था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो अलग होना चाहिए था। वो एक दूसरा महाद्वीप था, लेकिन मुझे वही कैद खाना लग रहा था। मैंने भीख मांगनी शुरू की, जब तक कि मेरे पास नींद की गोलियों की एक बोतल खरीदने लायक पैसे नहीं आ गए। वो इतनी महंगी भी नहीं थी, लेकिन 2 दिन तक अजनबियों से पैसे मांगने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं सही कदम उठा रहा हूं। मैंने एक कोना ढूंढा और मुट्ठी मुट्ठी करके सारी गोलियां खा ली। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कब सो गया। ऐसा लगा जैसे मुझे समुंदर की गहराई में धकेल दिया गया हो और मैं ऊपर उठ रहा हूं। कुछ देर के लिए लगा मैं अपने शरीर से आजाद हो चुका हूं और आसमान की ओर उड़ रहा हूं। लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा सर लकड़ी से टकराया हो। मेरे हाथ सुन्न और दर्द में थे, जैसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए हों, लेकिन वो अभी भी काम कर रहे थे। मेरी आधी सुन्न उंगलियों को मेरे चेहरे से करीब 2 इंच ऊपर एक खुरदुरी सतह महसूस हुई। वहां अंधेरा था, लेकिन इतना अंधेरा क्यों था? और सांस लेना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था? मैंने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। काफी कोशिश के बाद मैं अपने पैर की उंगलियों को मोड़ पाया और तभी जांघों और टखनों में तेज जलन जैसा दर्द उठा। मेरे पैर मुड़े हुए थे और शायद काफी समय से उनमें खून ठीक से पहुंच नहीं पा रहा था। मैंने दर्द सहते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ऐसे ही पड़ा रहा जब तक दर्द थोड़ा कम नहीं हो गया। उसके बाद मैंने शरीर फैलाने की कोशिश की और तभी मुझे सच समझ में आया। मैं एक छोटे से लकड़ी के डब्बे में सिकुड़ कर पड़ा हुआ था, लेकिन क्यों और कहां? मैंने उस बॉक्स की दीवारों को धक्का दिया, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। लकड़ी भी बहुत मजबूत नहीं थी, मतलब बाहर से उसे कुछ दबा रहा था। और इसका मतलब था, हे भगवान, वो नींद की गोलियां मुझे लगभग मार चुकी थीं, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्हें लगा होगा कि मैं मर चुका हूं और उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया। असल में वो बॉक्स होना भी मेरे लिए किस्मत की बात थी। एक विदेशी, बिना पैसे वाला इंसान, शायद किसी ने दया करके मुझे इसमें रखा था। अगर मुझे सीधे गड्ढे में फेंक कर दफना दिया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। लेकिन ये सोच
कुछ ही सेकंड तक मेरे डर को रोक पाई। मैं पूरी ताकत से चिल्लाने लगा और उस पतली लकड़ी के बक्से को बार बार पीटने लगा। तभी ऊपर से मिट्टी गिरने लगी, लेकिन मैं मारता रहा जब तक वो ऐसे टूटने नहीं लगी जैसे घड़ी में रेत गिरती है। हवा बासी थी, मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने मुझे ज्यादा गहराई में नहीं दफनाया था, शायद बस कुछ इंच, क्योंकि मुझे धूप दिख रही थी और हवा हवा अंदर आ रही थी। वो कितनी मीठी लग रही थी, भले ही उसमें मिट्टी भरी थी। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या मैं किसी कब्रिस्तान में था? हाँ, और कहाँ हो सकता था? मेरी चीख शायद असल में बस एक धीमी सी आवाज रही होगी, कोई उसे कभी नहीं सुन पाएगा। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बीच बीच में मैं पूरी ताकत से चिल्लाता रहा। बाहर की रोशनी धीरे धीरे कम हुई और फिर पूरी तरह अंधेरा हो गया, और एक ठंडी रात के बाद रोशनी फिर से लौटी। अगली सुबह बारिश शुरू हो गई। थोड़ा सा पानी अंदर टपका और मैंने जितना हो सका उसे पी लिया। ऊपर की मिट्टी भारी होने लगी तो बॉक्स चरमराने लगा और मुझे मजबूरी में पीठ के बल लेटना पड़ा और अपने घुटनों से उस कमजोर छत को सहारा देना पड़ा। मैं इतना ताकतवर नहीं था कि ऊपर की छत तोड़ सकूं, लेकिन वो कभी भी मेरे ऊपर गिर सकती थी और मुझे कुचल सकती थी। मैं कैसे समझाऊं कि जिंदा दफन होना कैसा लगता है। हर कहानी और फिल्म बस उस शुरुआती डर पर ध्यान देती है जब इंसान जमीन के नीचे होश में आता है। वो डर जल्दी ही गुजर जाता है। उसके बाद शुरू होता है इंतजार, सोचना और अंदाजा लगाना। क्या अभी चिल्लाऊं या इंतजार करूं? क्या अपनी ताकत बचाकर रखूं और मिट्टी सूखने पर बाहर निकलने की कोशिश करूं? मैं चाहता था कि बारिश ना हो ताकि मिट्टी सूख जाए, लेकिन यह भी चाहता था कि बारिश हो ताकि प्यास से ना मरूं। लेकिन फिर डर लगता था कि ज्यादा बारिश हुई तो मैं इसी बक्से में डूब जाऊंगा। और हर समय, हर पल वो बॉक्स वहीं होता था, जैसे आपके शरीर का हिस्सा हो। आप चाहे जैसे भी लेटो, उसकी हर दीवार महसूस होती है। वो आपके साथ ऐसे चिपका होता है जैसे कोई खोल हो, जैसे आपकी दूसरी त्वचा हो। आप अंधेरे में उसकी हर खुरदुराहट, हर गांठ को पहचानने लगते हो। आप उसे संभालते भी हो, अपनी ताकत से टिकाकर रखते हो, जबकि वही चीज आपको कैद करके रखी हुई है। वो बॉक्स मौत भी है और वही आपकी जिंदगी भी है। 2 दिन तक बारिश नहीं हुई। फिर दोपहर के आसपास मेरे बॉक्स में एक नया अंधेरा आ गया। मुझे लगा कोई मेरी कब्र के ऊपर से गुजरा है और मैं चिल्लाने लगा, लेकिन नहीं, वो एक तेज तूफान था। मैंने प्रार्थना की और यकीन मानो बहुत दिल से की। मैं पहले कभी धार्मिक इंसान नहीं था, लेकिन उस वक्त बस यही कह रहा था कि प्लीज प्लीज बस हल्की सी बारिश रखना। जब मेरे बॉक्स के अंदर करीब 1 इंच पानी भर गया, तब समझ आ गया कि अब कुछ करना पड़ेगा। या तो अभी कुछ करूं या यहीं मर जाऊं। मैंने एक अजीब सा पोज बनाया, जैसे कोई सर्कस वाला करतब हो, और उसी में खुद को सेट किया। नंगे पैर उस 1 इंच पानी में मजबूती से टिके हुए, घुटने बाहर की तरफ, हाथ नीचे मोड़े हुए, पीठ ऊपर की छत से सटी हुई, और ये सब करीब 2 फुट ऊंचे बॉक्स के अंदर हो रहा था। मैंने जोर लगाया, लकड़ी मेरे पीठ में धंस रही थी, लेकिन मैंने अपने पैरों की बची हुई सारी ताकत लगा दी। ऊपर थोड़ी सी हलचल हुई, जैसे मिट्टी में हल्का सा उभार बन रहा हो जिसे कोई देख सके। मैंने इतना जोर लगाया, खुद को पूरी तरह झोंक दिया कि बाकी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैंने खुद को कल्पना में देखा कि मैं बाहर खुली हवा और बारिश में आसानी से निकल रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर पहले ही जवाब दे गया और मैं पीठ के बल गिर गया। मैं दूसरी कोशिश के लिए आराम करने लगा। मेरे ऊपर कुछ जरूर हिला था। मुझे पता था
थोड़ा वक्त मिला तो मैं कर सकता हूं, लेकिन उस बॉक्स ने धोखा दे दिया और मेरे ऊपर ही धंस गया। मिट्टी बॉक्स के अंदर भरने लगी और मैं बेकार में उसे रोकने की कोशिश करता रहा। मैंने जल्दी से अपना मुंह एक छोटे से हवा के छेद पर लगा दिया ताकि घुटन से बच सकूं, लेकिन मैं पूरी तरह फंस गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और गीली मिट्टी मेरी आंखों और गर्दन के आसपास भरने लगी थी। मैं पूरी तरह मिट्टी में दब चुका था। सिर्फ मेरा मुंह हवा की तरफ खुला था और बारिश और तेज हो रही थी। मैंने जितना हो सका बारिश का पानी पी लिया, यहां तक कि उसके साथ आती हुई मिट्टी भी निकलने लगा। मैं चाहता था बस वो छोटा सा छेद खुला रहे, लेकिन आखिरकार बारिश हावी हो गई और मुझे मुंह बंद करके सांस रोकनी पड़ी। बस अब यही मेरा अंत था। अब और कोई कोशिश नहीं, कोई और मौका नहीं। मैं इंडिया मरने आया था। गोलियां खाकर खुद को मारने की कोशिश भी की थी, फिर भी आखिरी सेकंड तक मैं जीने के लिए लड़ रहा था। मैं जमीन के नीचे बिल्कुल जकड़ा हुआ था और मेरे बंद मुंह पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था। ओलंपिक के गोताखोर कितनी देर सांस रोक सकते हैं? मैंने कभी चैनल बदलते हुए टीवी पर देखा था, 3 मिनट या 4 मिनट। मेरे सीने पर इतना दबाव था कि मैंने पूरी सांस भी नहीं ली थी। 60, 61, 62, 63। मुझे पता था मैं अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी 1-2 मिनट में आखिर क्या सोचूं? वो लड़कियां जिनसे मैं मिला था या जो मेरी पसंदीदा फिल्में थीं, सब कुछ बेकार भी था और सब कुछ मायने भी रखता था। दुनिया की हर छोटी सी साधारण चीज अब एक ऐसी चीज बन गई थी जो मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगी। मैं अपने बोरिंग ऑफिस के क्यूबिकल की दीवारों को भी छूता, बस एक बार फिर से देखने के लिए, एक बार फिर से सांस लेने के लिए। ऊपर इतनी जोर से बिजली गिरी कि उसकी आवाज मुझे मिट्टी की इस जेल के अंदर भी सुनाई दी। काश मैं कह पाता कि आखिरी पल में बारिश की ताकत से वो पहाड़ी टूट गई और मैं लाशों के साथ बहकर बाहर निकल आया। यही बात वहां के पुलिस वाले और डॉक्टर मानते थे जब मैंने उन्हें सच बताने की कोशिश की। उनके लिए मैं बस एक पागल विदेशी था जो जिंदा दफन होने से मानसिक रूप से टूट गया था। उन्होंने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे आखिरी पल में मौसम ने नहीं बचाया था। असल में मुझे किसी ने भी नहीं बचाया था। मैंने 140 तक गिना। उसके बाद मेरी चेतना धुंधली सफेद रोशनी में घुलने लगी। मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि पानी, मिट्टी, कीचड़ सबका दबाव पड़ रहा था। अगर मुंह खोला तो मर जाओगे, लेकिन अगर सांस नहीं ली तब भी तो मर जाओगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ठीक हार मानने से पहले किसी चीज ने मुझे खींचना शुरू किया। कोई मुझे ऊपर से नहीं बल्कि नीचे की तरफ खींच रहा था। ठंडी बर्फ जैसी पकड़ ने मेरे शरीर को जकड़ लिया और मुझे नीचे खींचने लगी। मुझे याद है जमा हुआ पानी एकदम से नीचे गिरा और फिर बहुत तेज रफ्तार से मुझे जमीन के अंदर से खींच कर ले जाया गया। मैं यही सोच रहा था कि मुंह बंद रखो, लेकिन अब नहीं। मैंने बासी हवा बाहर निकाली और जोर से सांस ली। किसी तरह मैं जिंदा था। मुझे किसी ऐसी जगह फेंका गया था जहां नरम गोल चीजें थीं और सख्त सीधी आकृतियां थीं। यहां की हवा सांस लेने लायक थी, लेकिन बहुत बदबूदार भी थी। मैं अंधेरे से भागना चाहता था, लेकिन कुछ मिनट बस जिंदा रहने पर ध्यान दिया। शायद मुझे एहसास था कि कुछ गलत है, लेकिन वो तब तक शुरू नहीं हुआ जब तक मैंने आंखें नहीं खोली। आखिरकार मैं पूरी तरह होश में आया। फिर भी अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। मैं उन बदबूदार ढेरों पर रेंगने लगा। लंबी सख्त चीजें आपस में टकराकर खोखली आवाज कर रही थी और बड़े गोल नरम ढेर मेरे धक्के से लुढ़क रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे शक होने लगा।
लेकिन यकीन तब हुआ जब मेरा हाथ एक ठंडी नाक और मुंह पर पड़ा। वो इंसानी सर हड्डियों के ढेर पर लुढ़कता हुआ दूर चला गया। मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन मैं समझ गया। क्या कब्रिस्तान नीचे से सड़कर धंस गया था? क्या बारिश का पानी सारी लाशों को किसी गुफा में बहा कर ले आया था? मैं जिंदा था, कम से कम अभी के लिए, लेकिन यह बॉक्स से भी बदतर था। कम से कम बॉक्स में मैं चिल्ला सकता था, उम्मीद कर सकता था कि कोई सुन ले। लेकिन अगर मैं लाशों से भरे गड्ढे में था तो बस भूख से मरने का इंतजार करना था, और ये मौत सालों ले सकती थी। अगर हर बारिश में नई लाशें यहां गिरती रहीं, अगर यहां इतना पानी और इंसानी मांस आता रहा, तो क्या सच में मैं किसी लाश को खाकर जिंदा रह सकता था? अजीब बात है, उस बॉक्स में मैं एक बार भी रोया नहीं था। वहां सब कुछ सिंपल था, लेकिन यहां अकेलापन और भूख मुझे राक्षस बना देते। मैं घंटों तक उस गड्ढे में रेंगता रहा, हर तरफ टटोलता रहा। दीवारें सख्त मिट्टी की थीं, जो सालों से जमी हुई थी। एक पल के लिए मैंने सोचा हड्डियों से कोई ढांचा बनाकर ऊपर चढ़ जाऊं। हड्डियां भी बहुत थीं, और कपड़े और बाल भी, जिन्हें बांधने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। यह सोच डरावनी थी, लेकिन यही एक रास्ता लग रहा था। पर तभी एक दरवाजा खुला। कोई रोशनी नहीं आई, मैंने बस उसे खुलते हुए सुना। उस गड्ढे में सिर्फ दो आवाजें थीं। पानी की आवाज जो चट्टानों के बीच एक दरार में बह रहा था, और मेरी आवाज। 2 दिन वहां रहने के बाद मुझे तुरंत पता चल गया जब वो दरवाजा फिर से खुला। बस हल्की सी धातु की सरसराहट हुई और गर्म हवा अंदर आई, लेकिन मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां एक चौथी आवाज भी थी। कुछ उन लाशों के ढेरों के बीच हिल रहा था, जिससे हड्डियां बिखरने लगी और सर लुढ़कने लगे। वो बहुत तेज था, लगभग खामोश, और वो कुछ खींचकर बाहर ले जा रहा था। मैं उसके पीछे भागा और उस जगह कूद गया जो पहले वहां नहीं थी, और दरवाजा बंद होने से पहले मैं अंदर घुस गया। अब भी घना अंधेरा था, लेकिन मेरे हाथों के नीचे चिकनी गर्म धातु थी। मैंने सोचा यह कोई मेंटेनेंस शाफ्ट होगा, लेकिन किस चीज के लिए? क्या किसी जानवर ने सीवर में कोई रास्ता खोल दिया था और मुझे बाहर निकलने का मौका मिल गया था? मैंने पीछे हाथ लगाया। वो दरवाजा ठोस धातु का था, कोई जाली नहीं थी, और उस पर अजीब चिकने पैटर्न्स बने हुए थे। जांच करने पर पता चला कि मैं चाहता तो उसे खोल सकता था। वो सिर्फ अंदर से खुलता था, और पता नहीं कैसे मैं उसे पहले टटोलते वक्त चूक गया था। मैं चाहता तो वापस जा सकता था, लेकिन भाड़ में जाए वो सब। मैं मुड़ा और आगे रेंगना शुरू कर दिया। वो गर्म चिकनी धातु वाली सुरंग कितनी लंबी थी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। मैं इतने समय से अंधेरे में था कि दूरी और समय का एहसास ही खो गया था। मैं रेंगता रहा जब तक मेरे हाथ पैर जवाब नहीं दे गए। फिर मैं कोहनियों और घुटनों के सहारे घिसटता रहा। यह कहीं तो जा रहा था, इसे कहीं तो पहुंचना ही था। मैं उसी गर्माहट में लिपटा हुआ सो गया। जब मैंने अपना सर उस धातु के उभरे हुए हिस्से पर रखा, मुझे ऊपर नीचे होती हुई एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, जैसे मेरे आसपास सब कुछ जिंदा हो, सो रहा हो, और कहीं दूर हल्की हल्की सांस ले रहा हो। तब तक मैं कितने समय से जमीन के नीचे था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मुझे शायद 1 हफ्ता हो गया था, और 1 हफ्ते में पहली बार मुझे रोशनी दिखी। जब मैं जागा और अपने दर्द भरे हाथों के सहारे फिर से रेंगना शुरू किया, तो आखिरकार मैं एक खुले कमरे में पहुंचा, जहां हल्की सी धुंधली रोशनी थी, और वो भी बस इतनी रोशनी जिसे कोई सामान्य इंसान पूरी तरह अंधेरा ही कहे, अगर उसने 1 हफ्ता अंधेरे में नहीं बिताया होता। मुझे यह भी पता था कि मैं अभी घर से बहुत दूर हूं और बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूं। सुरंग की चिकनी धातु की पाइपें फैलकर एक आयताकार शवगृह जैसी जगह बना रही थी। यहां कोई फर्श नहीं था,
बस पाइपों का जाल था जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। कुछ जगह ये पाइप ऊपर उभरे हुए थे जैसे मेज बनी हो, और इन अजीब मेजों पर 6 लाशें पड़ी थी जो बिल्कुल सड़ने की हालत में थी। मेरी हालत और खराब हो गई थी, लेकिन जिंदा दफन होने के अनुभव ने मुझसे डर छीन लिया था। अब मौत सबसे बुरा अंजाम नहीं लग रही थी, मुझे आगे बढ़ना ही था। उस कमरे से बाहर जाने के कई रास्ते थे और कोई भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं एक पाइप वाले छेद में घुस गया और वहां छिप गया, क्योंकि बाहर से किसी चीज की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे मैं खुद को और अंधेरे में छिपाता गया, मैंने देखा एक बहुत बड़ा अजीब सा हाथ जिसमें हजारों जोड़ थे चुपचाप अंदर आया और उसने सबसे दूर पड़ी लाश को उठा लिया। मुझे आवाज से ही समझ आ गया ये वही चीज थी जो मेरे गड्ढे में आई थी। यही वो चीज थी जिसने एक लाश उठाई थी। यही उस अनंत सुरंग के अंदर तक अपने लंबे धातु वाले हाथ से पहुंची थी, और अब ये एक और लाश को कहीं और ले जा रही थी। उस हल्की बिना स्रोत की धुंधली रोशनी में छिपते हुए मैं उस हल्की हल्की धड़कती सुरंग में आगे बढ़ने लगा, उस हाथ का पीछा करते हुए जो अंधेरे में गायब हो रहा था। यह बहुत खतरनाक था। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अचानक मैं एक इंसानी खोपड़ी के सामने आ गया और मेरी सांस अटक गई। मैं लगभग चीख पड़ा। वो खोपड़ी दीवार में जड़ी हुई थी। नहीं, वो दीवार का हिस्सा थी और उसकी आंखें खालीपन में टिकी हुई थी। दर्जनों तरह की चिकनी धातु की नलियां उसके कानों, मुंह और रीढ़ के हिस्से में घुसी हुई थी। उनके सिरे नुकीले थे और कुछ में तरल बह रहा था। मैं उस बड़ी धातु की गुफा के मोड़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार 2 ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह पर पहुंचा। हर कमरे में एक स्टील के छोटे छोटे हाथों का गुच्छा एक लाश के ऊपर मंडरा रहा था और हर लाश को नोच खरोच रहा था। नहीं, वो बस नोच नहीं रहे थे। मैं धीरे धीरे पास गया, उस बड़े हाथ से सतर्क रहते हुए जो अभी अभी एक लाश रखकर गया था। बाईं मेज पर पड़ी लाश काफी सड़ चुकी थी, लेकिन 6 से 10 फुट लंबे हाथों पर लगे छोटे छोटे औजार नीचे एक बड़े टब में जा रहे थे जो इंसानी मांस के टुकड़ों से भरा था, और फिर उन टुकड़ों को सावधानी से उस खोपड़ी पर लगा रहे थे। मैं फिसल गया और कमरे के अंदर गिर पड़ा। लगभग उस मांस के टब में गिरने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में मैंने एक धातु पकड़ ली। मुझे डर था कि शायद मैं पकड़ा गया था, लेकिन उन हाथों ने जरा भी रुकने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। फिर भी मैं दीवार से चिपक गया। मैं देखता रहा और वो हाथ एक इंसान का चेहरा बना रहे थे। उन्होंने बाल या त्वचा नहीं बनाई, बस खोपड़ी के आसपास की मांसपेशियां और फिर 2 आंखें उस टब से निकालकर बहुत ध्यान से लगा दी। जिंदा दफन होने के बाद पहली बार मुझे थोड़ा कम अकेलापन महसूस हुआ। हालांकि वो आंखें बस ऊपर ही देख रही थी। उनके पास पलकें नहीं थी और उन्हें हिलाने के लिए मांसपेशियां भी नहीं थी। आखिर ये मशीनें कर क्या रही थी? फिर वो खोपड़ी के अंदर का हिस्सा भरने लगे। फिर वो तेजी से नीचे की तरफ गए और रीढ़ और नर्वस सिस्टम का हिस्सा जोड़ने लगे। पसलियों के बीच उन्होंने 2 अलग अलग फेफड़े जोड़े। बीच में रखे दिल को बिजली का हल्का सा झटका दिया गया और अचानक वो सिर, फेफड़े, दिल और पसलियां चीखने लगे। डर और दर्द की तेज गूंज पूरे कमरे में फैल गई। मैं एक पल के लिए पूरी तरह जम गया, जैसे समय रुक गया हो, और फिर अचानक आगे बढ़ा। मैं अपने आप से फुसफुसाया, चुप हो जाओ, वो सुन लेंगे। मांस से ढकी खोपड़ी हिल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें हिली। धीरे धीरे उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। उसकी सांस की नली हल्की हल्की हिल रही थी। उसके फेफड़े कोशिश से सिकुड़ रहे थे। उसने कुछ हिंदी में कहा।
मैंने अपने होठों पर उंगली रखी। श्श। उस आधे बने शरीर ने एक और वाक्य हिंदी में कहा, फिर अपना मुंह बंद कर लिया, जैसे कह रहा हो कि अब चुप रहेगा। वो आदमी था या औरत, और उसने क्या कहा था मुझे नहीं पता। जब मैं दूसरे ऑपरेशन रूम में गया तो वो मुझे डर से भरी नजरों से देखता रहा। वहां भी वही हो रहा था, लेकिन प्रक्रिया उतनी आगे नहीं बढ़ी थी। यहां की मशीनें हड्डियों के टुकड़ों से भरे टब से चीजें निकाल रही थी और एक टूटी खोपड़ी के नीचे रीढ़ की हड्डी बना रही थी। जो मैं देख रहा था उसकी पागलपन भरी सच्चाई ने मुझे हिला दिया और मैं 1 मिनट तक बस आगे पीछे झूलता रहा। ये आखिर था क्या? शायद मैं पागल हो चुका था, शायद मैं अभी भी उस गड्ढे में था। लेकिन नहीं, जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता वो डर से भरी आंखें मुझे देख रही होती, जैसे मुझसे कुछ उम्मीद कर रही हों। और वो मशीन वाले हाथ अपना काम जारी रखे हुए थे, नसें और खून की नलियां जोड़ रहे थे। अब तक उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया था, लेकिन उनके काम में दखल देना बहुत खतरनाक था। मैंने उस मेज पर पड़े इंसान से फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। मैंने उसके इशारे का इंतजार किया। उसने तीसरी बार हिंदी में कुछ कहा और फिर मैं आगे बढ़ गया। मैं उन अनजान शब्दों को मन में दोहराता रहा। उम्मीद थी कि अगर कभी वापस सभ्यता में पहुंचा तो उनका मतलब समझ सकूंगा। कौन जानता था उस आधे जिंदा इंसान ने क्या भयानक चीजें देखी होंगी। वो रास्ता आगे मुड़ता गया और मुझे एक गिरजाघर जैसी जगह पर ले गया, जहां काले पानी के गड्ढे थे और उनके ऊपर मोटी धातु की पसलियों जैसी संरचना थी, जिनसे काला चिपचिपा तरल टपक रहा था। यहां भी रोशनी बहुत हल्की थी, इतनी कम कि मुझे चीजें देखने के लिए सर इधर उधर करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो हल्की हल्की ग्रे से नीली होती जा रही थी। कहीं भी कोई निशान नहीं था, कोई लिखावट नहीं थी और खड़े होने के लिए फर्श भी नहीं था। इस जगह का कुछ भी इंसानों के लिए नहीं बना था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं नीचे हूं या नहीं, क्योंकि यहां फर्श, छत और दीवार सब एक जैसे थे। हो सकता था यह जगह उल्टी हो या किसी अजीब कोण पर बनी हो, या फिर इसका कोई तय ढांचा ही नहीं था। यह बस यूं ही उगती चली गई थी। वो धातु की नलियां गर्म थीं, जैसे जिंदा हों, और कहीं भी जोड़ या वेल्डिंग का निशान नहीं था। शायद यहां पहले कोई गुफा थी और कोई भयानक चीज उसमें उगकर सदियों में इसमें भर गई थी, या शायद मैं किसी विशाल दानव की खोपड़ी के अंदर था जो धरती के अंदर सो रहा था और ये उसका शरीर था। दुनिया एक मजाक लग रही थी और ये सब मेरी हर समझ के खिलाफ था। अगले बड़े कमरे में दीवारों से सैकड़ों इंसानी पैर बाहर निकले हुए थे। वो कमरा मेरे लिए नहीं था, वो जगह मेरे लिए नहीं थी। ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था। कुछ चीजों का सामना आपका दिमाग कर ही नहीं सकता। मैं नीली रोशनी में और गहराई तक ऊपर चढ़ता गया। सबसे ऊपर एक अजीब गहरी नीली रोशनी थी, जो एक साथ तेज भी थी और फीकी भी थी। और वहां एक अंडाकार कमरा था जिसमें कई अजीब मशीनें थीं, और अंत में दीवार में एक चेहरा था। वो एक औरत का चेहरा था और उसकी आंखें बंद थीं। उसके सिर में भी वैसे ही पाइप जुड़े थे जैसे मैंने पहले उस खोपड़ी में देखे थे। और मेरा दिमाग इस जगह की प्रकृति को समझने लगा। मैं इसे शब्दों में नहीं समझा सकता, लेकिन उन बंद आंखों के पीछे जो अंधेरी शक्ति थी, मुझे पता था अगर वो जाग गई और मेरी तरफ देख लिया तो मेरा अंजाम मौत से भी बहुत बुरा होगा। उसके आगे एक और रास्ता था जो पाइपों से घिरा हुआ था और ऊपर की तरफ जा रहा था। मैं जितना धीरे और चुप रह सकता था उतना रहा और एक पाइप से दूसरे पाइप पर कदम रखता गया। मेरी नजरें हर पल मेरे पैरों और उसकी बंद आंखों के बीच घूम रही थी,
जैसे ही मैंने उसे हिलते देखा, मैं आगे बढ़ गया। उसकी पलकें धीरे धीरे खुलीं और उसकी आंखें इधर उधर घूमती हुई कमरे को स्कैन करने लगीं। उसने मुझे नहीं देखा। मैं नीचे दीवार से चिपका हुआ था, उसकी ठुड्डी की तरफ देख रहा था। उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई शक की हल्की आवाज आई हो। मैंने उसकी आंखें बंद होने के बाद 2 घंटे गिने, फिर धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं ऊपर गया, नीला रंग बैंगनी में बदलने लगा। मैं बस ऊपर चढ़ता गया, पाइपों पर चढ़ते हुए, काले तरल से बचते हुए और पूरी तरह खामोश रहते हुए। इस पूरी जगह में एक सोई हुई चेतना थी, एक विशाल डरावनी मशीन जो सदियों से इंतजार कर रही थी और अपने कुछ हिस्सों को खुद ब खुद चलाती जा रही थी। और फिर मैंने उसे वहां देखा, उस बैंगनी मंदिर में। जब रोशनी इतनी बैंगनी हो गई कि मुझे समझ आ गया इंसानों ने ये जगह कभी नहीं देखी, तो मैंने एक सोया हुआ दैत्य देखा। वो आधा भ्रूण जैसा था और आधा दिमाग जैसा। वो मुझसे 10 या 15 गुना बड़ा था और वो काले तरल में एक कांच की ट्यूब के अंदर तैर रहा था, जो नीचे से ऊपर तक बहुत ऊंचाई तक जा रही थी। मैं उसे घूरता रहा और डरते डरते उसे समझने की कोशिश करता रहा। मैंने देखा उसका दिमाग जैसा हिस्सा धीरे धीरे फैलता और सिकुड़ता हुआ सांस ले रहा था। और तब मुझे समझ आया वो अकेला नहीं था। मैं एक विशाल मंदिर के बीच में खड़ा था, जो उन भयानक सोए हुए प्राणियों के लिए बना था। मैं पाइपों के एक घेरे के बीच खड़ा था और पहली बार मुझे समझ आया कि ये जगह किस लिए है। अगर वो जागे होते तो वो 12 के 12 अपने अपने ट्यूब में तैरते हुए मुझे नीचे देख रहे होते, जैसे मेरा फैसला कर रहे हों। वो किसी अजीब गैर मानवीय कानून की अदालत थी और हम सब पहले ही दोषी ठहराए जा चुके थे। मैं भागा। अब मुझे चुप रहने की परवाह नहीं थी। मेरे नंगे पैर उन गोल पाइपों पर जोर जोर से पड़ रहे थे। मैं उस मंदिर से बाहर निकल गया और फिर से अंधेरे में पहुंच गया। वहां शायद रोशनी थी, लेकिन बैंगनी से भी बहुत आगे, जहां इंसानी आंखें नहीं देख सकती। मैं बस चढ़ता गया, घंटे दर घंटे, कभी ऊपर कभी नीचे। और फिर मैं एक बहुत पतली सुरंग से गुजरा, जिसमें मुश्किल से घुस पाया और खुद को फिर से उसी ऑपरेशन थिएटर में पाया। किसी तरह मैं इतना भटक गया था कि वहीं वापस आ गया, और इस बार मैं छत पर था। ऊपर की मेज पर पड़ी लाश की पसलियों में मशीन जैसे हिस्से जोड़ दिए गए थे और उसकी त्वचा भी जोड़कर लेजर से सील की जा रही थी। अब मैं देख पा रहा था वो एक औरत थी और वो मुझे देख रही थी, हैरानी से और उम्मीद से कि मैं वापस आया हूं। मैं सही था। इस जगह का कोई तय ऊपर नीचे नहीं था। मैं दीवार पर चढ़ा और धीरे धीरे मेरा संतुलन बदलने लगा। पूरे समय मैं दीवारों या छत पर भी हो सकता था। मैंने बस कभी कोशिश ही नहीं की थी। मैं नीचे की बजाय किनारों पर भी चल सकता था। और अब मेरे मन में बस एक ही सवाल था, मैं आखिर था कहां? और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय उसी गड्ढे में वापस जाने के जहां से मैं आया था। मैं कुछ देर उस हिंदी बोलने वाली औरत के साथ बैठा, लेकिन हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, तो हम बस इंतजार कर सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे। वो बड़ा पंजा बार बार आता जाता रहा। मैं उसका हाथ देखता रहा, कैसे वो मुड़ता और आगे बढ़ता था, और मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसे और भी ऑपरेशन थिएटर होंगे और शायद और भी कब्रिस्तान नीचे से लूटे जा रहे होंगे। ये मौत थी, हर मायने में यही परलोक था। हम अपने मृतकों को जमीन में दफनाते हैं और ये जगह उन्हें उठा लेती है और अपने मकसद के लिए फिर से बना देती है। मैं कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि दाएं कमरे में
पूरी कंकाल संरचना बनाई जा रही थी, लेकिन मेरे पास वाली औरत का सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही बनाया गया था। आधा मशीन आधा इंसान। वो तड़पने लगी जब वो बड़ा हाथ उसे लेने आया। वो चीखी, लेकिन एक मशीन वाले हाथ ने उसके मुंह पर धातु का मास्क लगा दिया और उसकी आवाज बंद हो गई। मैं दीवार पकड़कर वहीं जड़ हो गया जब तक वो बड़ा हाथ एक और हड्डियों का ढेर रखकर चला नहीं गया। उसे मेरी परवाह नहीं थी, यहां किसी को भी नहीं थी। शायद एक हफ्ता बीत गया जब मैं उन डरावनी गलियों में भटकता रहा। ना कुछ सीखने को था, न देखने को, न समझने को, ना कोई औजार, ना कोई रास्ता। मैं भूख से मरने लगा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने साफ मना कर दिया। भले ही वहां मांस के पूरे टब पड़े थे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था। मैं उन्हें कभी नहीं खाऊंगा। वो काला तरल पानी ही था, गंदा पानी, किसी अजीब चीज से काला हुआ, लेकिन उसी ने मुझे जिंदा रखा। जब मैं और नहीं सह पाया तो मुझे एक और अंडाकार कमरा मिला और मैंने खुद को समर्पित कर दिया। वहां भी एक औरत का चेहरा था, बिल्कुल पहले वाले कमरे जैसा, और मैं इंतजार करने लगा कि वो अपनी आंखें खोले। जब उसने आंखें खोली तो मैंने उन्हें पहचान लिया। मैं उन आंखों को जानता था। वो कुछ बोली। उसका मुंह ढका हुआ था, हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से आ रही थी। उसके शब्द हिंदी में शुरू हुए, लेकिन फिर कुछ अजीब भाषा में बदल गए, क्योंकि उसके सर से जुड़े पाइप फूलने लगे थे। कुछ ही पल में वो पंजा मेरे ऊपर था। ठंडी सख्त उंगलियां मेरे चारों तरफ लिपट गईं और मैं उस एहसास को पहचान गया। यही वो था जिसने मुझे बॉक्स से निकालकर गड्ढे में फेंका था। मैं पकड़ा जा चुका था और मुझे लगा अब क्या होगा। मुझे फाड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, या फिर उसी मशीन का हिस्सा बना दिया जाऊंगा जिससे मैं हमेशा डरता था। वो पंजा मुझे नीली, ग्रे और पीली रोशनी वाली सुरंगों से होकर बहुत तेजी से ले जा रहा था, जब तक कि चारों तरफ अंधेरा नहीं हो गया। आखिरकार हम किसी सख्त चीज से टकराए और मुझे मिट्टी और पानी के बीच, एक भयंकर तूफान के बीच बाहर फेंक दिया गया। उस औरत ने मुझे छोड़ दिया था। किसी तरह उस औरत ने अपनी बची हुई इंसानी ताकत से मुझे वहां से बाहर निकाल दिया था। मैं उसे बचा नहीं पाया, लेकिन उसने मुझे बचा लिया। कम से कम अभी के लिए मैं आजाद था। जो सफर मेरी आत्महत्या की कोशिश से शुरू हुआ था वो खत्म हो गया था और मैं वापस जिंदा लोगों की दुनिया में था। मैं उस तूफान से बच गया और मैंने लोगों को बताने की कोशिश भी की कि जमीन के नीचे क्या है जो उनके मृतकों को ले जा रहा है, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया। उसी समय मुझे हिंदू रीति रिवाजों के बारे में भी पता चला, और यह भी पता चला कि ज्यादातर हिंदू दाह संस्कार करते हैं। क्या उन्हें शक था? क्या उनके पूर्वज जानते थे कि नीचे क्या छिपा है? जिस कब्रिस्तान में मुझे दफनाया गया था वो अलग अलग लोगों के लिए था, जो दाह संस्कार नहीं कर सकते थे और जो अनजान विदेशी थे। संभव था कि तूफान ने सब कुछ मिटा दिया हो जैसा मुझे बताया गया था, लेकिन मुझे शक था कि नीचे की उस डरावनी चीज ने अपना रास्ता बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा भागना उसे खतरे में डाल सकता था। जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने क्या देखा था, तो मैंने उस औरत के 4 वाक्य समझे, और उनका मतलब मेरे लिए हर देखी हुई चीज से ज्यादा डरावना था। उसने सबसे पहले कहा था जब वो सिर्फ खोपड़ी और फेफड़े थी, धन्यवाद, धन्यवाद। जब मैंने उसे चुप रहने को कहा तो उसने कहा, मैं बस खुश हूं कि मैं फिर से हिल पा रही हूं। जब मैंने कहा था कि मैं उसके लिए वापस आऊंगा तो उसने कहा था, बीच में मत आओ, मैं यही चाहती हूं। और जब मैंने उसे उस डरावनी जगह का हिस्सा बनते देखा
दीवार में जड़ा हुआ चेहरा जो हमेशा के लिए बंद था और सिर्फ मशीनों से बोल सकता था। तो उसने कहा था, जब हम मरते हैं हम वहीं रहते हैं जहां हमें रखा जाता है। हमारी हड्डियां, हमारी राख हमेशा जागरूक रहती हैं। ये जगह हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। वो हमारी मदद करना चाहते हैं लेकिन हमें समझते नहीं। हम उन्हें जानते हैं, वो फरिश्ते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी भाषा बदल गई थी, कुछ अजीब हो गई थी। मैंने उन शब्दों को लिख लिया लेकिन आज तक कोई, यहां तक कि एक्सपर्ट्स भी, उनका मतलब नहीं समझा पाए। और अब मेरे पास बस एक डरावना सच बचा है, एक ऐसा डर जो मैंने देखा और सुना उससे पैदा हुआ है, एक ऐसे इंसान के मुंह से जो मर चुका था और फिर से बनाया गया था। जब हम मरते हैं हम वहीं रहते हैं जहां हमें रखा जाता है। हमारी हड्डियां, हमारी राख हमेशा जागती रहती हैं। अब आत्महत्या मेरे दिमाग में आखिरी चीज है। हमें जितना हो सके उतना जीना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हम में से हर एक को, क्योंकि मौत अंत नहीं है। नहीं, मौत तो बस शुरुआत है, एक ऐसी अकेली पीड़ा की शुरुआत जो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे आप कितना भी चाहें। मुझे लगा था कुछ दिन बॉक्स में फंसना सबसे बुरा था, लेकिन अब मुझे पता है मौत उससे भी बदतर है। अब मैं कब्रिस्तान से कब्रिस्तान घूमता हूं, ढूंढता हूं, उम्मीद करता हूं, भीख मांगता हूं कि वो नीचे वाली जगह फिर से मिले। मैं चाहता हूं कि मैं उस मशीन का हिस्सा बन जाऊं, उस नरक का हिस्सा बन जाऊं। मैं शैतान से भी सौदा कर लूं या उससे भी बदतर उन सोए हुए जीवों से। मेरा शरीर ले लो, बस मुझे किसी रूप में जीने दो, सांस लेने दो, क्योंकि मौत में कोई उम्मीद नहीं है, कोई शांति नहीं है। मौत में कोई रास्ता नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई मदद के लिए चीख नहीं है। मौत जिंदा दफन होने जैसा है, वो भी हमेशा के लिए, बस अपने ख्यालों के साथ।